नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी और मुख्यमंत्री ने स्वयं फरियादियों के पास जाकर उनकी शिकायतें सुनी और भरोसा दिलाया कि सभी मामलों का जल्द ही गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाएगा। और जमीन से जुड़े मामलों पर उन्होंने अधिकारियों को भूमाफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने पहुंचे लोगों के मामलों में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि इलाज का एस्टीमेट तैयार कर सरकार को भेज दिया जाए ताकि समय पर आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा है कि धन के अभाव में किसी भी गरीब का इलाज नहीं रोकने दिया जाएगा। जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। वाराणसी में, ठीक है ना, उपचार वहाँ कराओ, ठीक हो जाएगा, काम करवाना। और कब क्या है बताएं? नहीं तो जगह जब होगी तभी उस करेंगे। क्या किया है आपने? हैं? देखिए, B.Ed कर कहाँ से आए? अमरपत्रा से। हाँ ठीक। एक ही मामला है ना, पता एप्लीकेशन कहाँ से आए हैं, क्या मामला है? इसको देखेंगे महाराष्ट्र में सरकार कार्रवाई करो। कहाँ पे? बलिया में स्कूल जाती है। लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सहित प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष रोहित मिश्रा, पूर्व मंत्री सुरेश राणा और नए प्रदेश टीम के सदस्य शामिल हुए। और बैठक में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, स्थानीय निकाय और उपचुनाव की तैयारियों पर विस्तार से मंथन किया गया और साथ ही सरकार की उपलब्धियों पर घर घर पहुंचाने, आगामी संगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने और नई टीम की जिम्मेदारियों के निर्धारण तथा युवा, महिला, किसान और पिछड़ा वर्ग मोर्चों के कार्यों की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। और भाजपा नेतृत्व के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच पार्टी पहुंच और संगठनात्मक मजबूती बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समय हो गया मुझे बैठक में जाना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में संगठन का काम निरंतर चलता है। भारतीय जनता पार्टी की बैठकें लगातार होती रहती हैं। आज भी उसी क्रम की बैठक है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का काम सतत चलता है। चरेवेती सतत चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमारे नेता भी लगातार रात दिन संगठन के काम को करते हैं और कार्यकर्ता भी लगातार संगठन के काम में देश सेवा प्रथम मान करके लगे रहते हैं। सर, एक छोटा सवाल है, मुख्यमंत्री जी कुशीनगर पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि सपा के शासन में मंदिरों पे कब्जा रहता था। सपा के शासन में मंदिरों पर कब्जा करना आम बात थी। सपा के शासन में त्योहारों पर पथराव करना, विशेषकर हिंदू त्योहारों पर गुंडों का पथराव करना आम बात थी। सपा के शासन में महान संत रविदास जयंती जैसे कार्यक्रमों पर उनकी यात्राओं को रोकना आम बात थी। सपा की सरकार में कावड़ यात्रा में डीजे ना बजने देने की समाजवादी पार्टी के लोगों को जिद थी। कुल मिलाकर के
सनातन के कामों में कैसे बाधा डाली जा सकती है, सनातन को मानने वाले लोगों के दिलों में कैसे कष्ट पहुंचाया जा सकता है, ये समाजवादी पार्टी सरकार के लोगों की प्राथमिकता रहती थी और इसीलिए उनका ये हाल हुआ है। ऐसे कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो अभियान के रूप में लेकर के हम सभी लोग क्षेत्रों में अपने बूथ तक के स्तर तक में जाकर उसको पूरा करने का कार्य हम सभी कार्यकर्ता मिलकर, पदाधिकारी मिलकर के सब ये करते हैं। बस अभी बरसात का समय है, बहुत सारे अभियान हैं, उन्हीं की समीक्षा, बैठक, जिम्मेदारियां, यही सब कार्य है। और मेरे भाई कोई ऐसा नहीं है, हम सब लोग हमेशा यहाँ मिलते हैं और कभी बरसात में कभी किसी उस मौसम में हमेशा मिलते रहते, यही सब कार्यक्रम है और इन्हीं कार्यक्रम को लेकर हम सब लोग की बैठक बुलाई गई है। कि इस प्रकार की बैठकें सदैव बुलाती आई है। सूरज भाई आईडी नहीं दिख रही है। हर एक इकाई संगठन के सुदृढ़ रूप से काम कर सके और 2017 को हम 2027 में दोहराएं और उससे आगे जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है और मार्गदर्शन में अपने आगे की एक सुंदर पटकथा लिखने के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण का शिलान्यास किया और इस दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुशीनगर में पहले भी अपार संभावनाएं थी, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने में प्रशासनिक ईमानदारी की कमी रही और उन्होंने आरोप लगाया कि पहले यहां क्षेत्र पलायन और बीमारियों का केंद्र बन गया था तथा लखनऊ में बैठी मछली सरकारों ने यहां के लोगों और बच्चों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार कुशीनगर के समग्र विकास, बेहतर बुनियादी ढांचे और जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मूल्यों और सिद्धांतों के साथ जुड़ करके उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुशीनगर के टेकवाटार में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में वे सहभागी बने। मुझे उन दोनों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए आनंद की अनुभूति हुई। बहनों और भाइयों, आज जब मैं कुशीनगर में आया हूं, रामायण कालीन कुशीनगर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में जगविख्यात तमाम संभावनाओं को अपने साथ समेटे हुए अत्यंत उर्वरा भूमि के रूप में, पर्याप्त जल संसाधन के रूप में, अनंत संभावनाओं को लेकर के चलने वाली कुशीनगर जनपद की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कुशीनगर में संभावना पहले भी थी, लेकिन उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, उस प्रयास के लिए शासन की ईमानदारी और उसकी इच्छा शक्ति हमेशा कमजोर दिखती थी। कुशीनगर सब कुछ होने के बावजूद पिछड़ेपन के लिए, पलायन के लिए, बीमारी के लिए, इन्हीं सब का एक केंद्र बनकर के रह गया था। मैं जब मंच पे आ रहा था तो मुझे 2 बच्चों का अन्नप्राशन कराने का अवसर प्राप्त हुआ और सभी लोग मेरे साथ जनप्रतिनिधि थे। जब हम लोग कार्यक्रम में आए उस समय दोनों बच्चे रो रहे थे।
मैं जैसे उनके पास गया, उन्होंने रोना बंद किया और उसमें से एक बच्चे ने तो हंसना प्रारंभ कर दिया। अन्नप्राशन के बाद उन दोनों के मन में एक नई खुशी थी, एक नया विश्वास और एक नया उत्साह था। ये उत्साह अपने भविष्य के लिए भी और देश के लिए भी उनके मन में, जो भारत के भविष्य को स्वयं बनाने के लिए आज जन्म लिए हैं, उन बच्चों को देख करके मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। जब वो हंस रहे थे, पहली बार अन्न ग्रहण किया और एक बच्चा तो मेरे गोद में आया, उसके बाद फिर वह अपनी मां के पास भी नहीं जा रहा था। तो ये सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी देख के हंसने लग गए कि देखो, मैंने कहा देखो, उसे वह आश्वस्त है इस बात को लेकर के कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके भविष्य को सुरक्षित किया है और भविष्य उसका सुरक्षित हुआ है। हमारा आज का बचपन सुरक्षित होगा तो देश का भविष्य सुरक्षित होगा। बहनों और भाइयों, यही सीजन हुआ। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हर लाइब्रेरी को स्कूलों से जोड़ने का प्रयास किया गया है ताकि युवाओं में पढ़ने की आदत विकसित हो सके। और अमित शाह ने कहा कि पढ़ने की आदत से युवा सही और गलत का स्वयं आकलन कर सकते हैं तथा अपने विचारों को ज्ञान से समृद्ध बना सकते हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार से भी सभी सरकारी पुस्तकालय को आपस में जोड़ने और उन्हें स्कूलों से जोड़ने की व्यापक योजना बनाने का आग्रह किया है। हमने हर पुस्तकालय को स्कूलों के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। यहां पर भी जो ग्रंथपाल होंगे उसका मेरा आग्रह है कि दिल्ली की आसपास की 10 विधानसभाओं के सारे विद्यालय में आप संपर्क करिए, वहां के युवाओं को इसके साथ जोड़िए और उनको यहां आने की एक बार आदत डाल दीजिए। बाकी का काम तो पुस्तक खुद कर देगा। एक बार युवा पढ़ने की आदत बना लेता है तो अच्छे बुरे का निर्णय वो स्वयं कर लेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पुस्तकालय हमारी रुचि के अनुरूप अगाध ज्ञान सागर में गोता लगाने का मौका भी देते हैं और सागर के नीचे पड़े मोती और रत्नों को चुनकर ऊपर लाने का साहस भी देता है। और ज्ञान सागर के गोते से निकले हुए मोती और रत्न ही व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, देश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाते हैं, देश को संस्कृत बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं और सुरक्षित बनाते हैं। पुस्तकालय का कम से कम मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा योगदान है। मैं युवाओं को निश्चित कहना चाहूंगा कि हम जो सोचते हैं, आपकी एक अवस्था होती है, उस अवस्था में जो सोचते हैं इसको संचित किए हुए ज्ञान से समृद्ध करिए। यहां जो व्यवहारू लोगों ने अनेक पुस्तक लिखे हैं, वो ज्ञान को और विवेक को व्यवहार से अनुभव सिद्ध कर लीजिए और फिर सोचकर देखिए, आप में बहुत बड़ा बदलाव आप प्राप्त करेंगे। और ग्रंथपाल जी से मेरा आग्रह है कि इस पुस्तकालय को आसपास के सभी विद्यालयों के साथ जोड़ना चाहिए। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बैठक का मुख्य फोकस परिवहन क्षेत्र के भविष्य पर रहा।
उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स देशों में दुनिया की लगभग 40% आबादी रहती है और सदस्य देशों के बीच सहयोग, समन्वय तथा संवाद को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। गडकरी ने कहा है कि सड़क, रेल, जल मार्ग और विपणन क्षेत्र में नवाचार और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के साथ साथ वैकल्पिक ईंधन, बायोफ्यूल और कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि प्रदूषण कम करने और तकनीकी अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी ब्रिक्स देश मिलकर काम कर रहे हैं। Important conventional and meeting here, particularly the minister, transport minister of BRICS country. 2 days, lot of discussion on different level, and we have come to conclusion, and our resolution is just passed. It is to be very important as far as the BRICS country, which covers 40% of the population of the world, and that is to be very much committed for the futuristic development in the transport sector, to create cooperation, coordination and communication between the stakeholders. This resolution indicates about lot of new technology, new innovation in the transport sector. It is in the road sector, railway, aviation and water transport. So I am giving my thanks to all the people who cooperated for this mission. Thank you very much. Namaskar. मुझे बहुत खुशी है कि नागपुर में ब्रिक्स कंट्रीज़ का कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन कवर करती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी। दिल्ली में बसपा सांसद तरुण चुग ने पंजाब कांग्रेस को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भूपेश बाघेल को बताना चाहिए कि पंजाब कांग्रेस में कथित जातिगत भेदभाव के मामलों में अब तक किसे दोषी ठहराया गया और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। और तरुण चुग ने दावा किया है कि कांग्रेस के भीतर ही नेताओं को जाति के आधार पर किनारे किए जाने और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के आरोप सामने आ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पार्टी में सब कुछ ठीक है तो उसके नेता अलग अलग गुटों में क्यों बैठे हैं। बसपा सांसद ने कहा कि जिस पार्टी के नेताओं के बीच आपसी विश्वास नहीं है वह पंजाब को स्थिर नेतृत्व देने का दावा कैसे कर सकती है। ये बताएं कि पंजाब कांग्रेस में जाति के आधार पर नेताओं के साथ भेदभाव पर उन्होंने आज तक किस को दोषी देखा और उस पर कार्रवाई की। प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जाति के आधार पर कुछ नेताओं के साथ धक्का किया जा रहा, अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने के बजाय एससी समाज के साथ धक्का करने वालों की शरणस्थली बन गई है। कोई कितनी भी सफाई दे, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी कलह और एससी नेताओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार की कलह चरम सीमा की तक पहुंच चुकी है। अगर सब कुछ ठीक है तो बड़े बड़े नेता अलग अलग गुटों में बैठ के क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस में हर दिन नया शक्ति संघर्ष और नई गुटबाजी सामने क्यों आ रही है? ये पार्टी अब जनता की नहीं, नेताओं की कुर्सी को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जिस दल के नेता एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, एक दूसरे पर जाति के आधार पर व्यवहार करते हैं, वो पंजाब को स्थिर नेतृत्व देने का दावा कैसे कर सकते हैं? जी सर, यही बात आपसे। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहर को 3 हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की सौगात दी है जो क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि
पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई और हैदराबाद बेंगलुरु हाई स्पीड कॉरिडोर हैदराबाद को एक प्रमुख हाई स्पीड हब के रूप में विकसित करेंगे और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ने में मदद करेंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कार्यक्रम के तहत 100 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनियों को बढ़ावा दिया गया है, जिससे तेलंगाना को भी बड़ा लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि रेलवे क्षेत्र में केंद्र सरकार तेलंगाना के 5.4 करोड़ का बजट उपलब्ध करा रही है, जिससे राज्य में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given 3 high-speed bullet train corridors to Hyderabad, to Telangana, which will totally change the landscape. If you see, from Pune to Hyderabad, from Hyderabad to Chennai, from Hyderabad to Bengaluru, this will become a major game changer for entire region, and Hyderabad will become the high-speed hub. Hyderabad to Amravati will become 70-minute journey. Hyderabad to Chennai will become a 3-hour journey. Hyderabad to Bengaluru will be 2 hour 35 minutes journey, 2.5 hours. Hyderabad to Pune will be 2 hours. Hyderabad to Mumbai will be just 2 hours and 50 minutes journey, 3 hours, less than 3 hours journey. This will totally change the landscape. It will bring huge amount of development. The economies of this entire region will become fully integrated. So you can have avaka in the morning, and by the time you come home, you can have food anywhere else and come back and do the work. It becomes totally changed. The integration brings huge multiplier impact. We have seen in other countries where the bullet train integration brought huge multiplier for the entire region. Similar thing will happen here. Simultaneously, more than 100 electronics manufacturing companies have been promoted under the electronics manufacturing programs of the Government of India, where Telangana has been a big beneficiary. One CFC, which is न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा है कि न्यूजीलैंड एक अद्भुत देश है, जहां शांति, समृद्धि और समृद्ध संस्कृति विरासत का सुंदर संगम देखने को मिलता है। उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ताकत यहाँ के लोग हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों की झलक यहाँ की सड़कों के नामों में भी दिखाई देती है। उन्होंने कहा है कि यहाँ खंडला और बॉम्बे हिल्स और कोलकाता स्ट्रीट और अमृतसर स्ट्रीट जैसे नाम दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते हैं। भारत के इंडिपेंडेंस डे पर, स्वतंत्रता दिवस पर आपने क्रिस हिपकिंस के साथ मिलकर दमादम मस्त कलंदर गाने पर जो डांस किया, वो काफी वायरल हुआ। आपके वो मुंह कीवी इंडियन के दिलों में छप गए हैं। साथियों, न्यूजीलैंड वाकई एक अद्भुत देश है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए होमवेद टीवी भारत।